माय चैनल, दिस इज़ परनीत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ एसे राइटिंग फॉर्मेट। जब हम आइल्स एग्ज़ाम अपना प्रिपेयर करते हैं, मेनली राइटिंग जो टफेस्ट मॉड्यूल है आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उसमें प्रिपेयर करने से पहले स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन होती है कि ऐसे का फॉर्मेट क्या है भाई, ऐसे कैसे लिखना है, कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं, व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट। तो ये डाउट्स हम आज क्लियर करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं ऐसे फॉर्मेट। चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं और जीटी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऐसे आता है, दैट इज टास्क 2। टास्क 1 इज डिफरेंट फॉर जीटी एंड एकेडमिक स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अपने एक नए वीडियो में, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे टास्क 2, दैट इज ऐसे। उसका फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब ऐसे की बात आती है तो बात आती है वर्ड लिमिट की। तो इन ऐसे यू हैव टू राइट मिनिमम 250 वर्ड्स। ठीक है, अपर लिमिट का कुछ भी सेट नहीं किया उन्होंने कि इतने वर्ड्स आपको लिखने हैं, 300 लिखने हैं, 350 लिखने हैं, और सम स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो राइट 400 अप टू 400। जीटी स्टूडेंट्स स्पेशली वो लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो इतने केपेबल होते हैं। लेकिन अकेडमिक स्टूडेंट्स ट्राई करें वो 290, 300, 310, 320 तक जाएं। जब इतनी वर्ड लिमिट के लिए आप लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा बैंड स्कोर आएगा। इवन यू कैन अचीव 7+, और जो मैं फॉर्मेट आपको बताने वाली हूँ उससे आप अच्छे से अपना 7+, अच्छे से अचीव कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, अगर आप 250 से कम लिखेंगे, बिकॉज उन्होंने लिख दिया यू हैव टू राइट एट लीस्ट 250 वर्ड्स, एट लीस्ट उन्होंने लिख दिया, मीन्स 250 तो कम से कम लिखने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर 250 से आप कम जाएंगे देन यू विल डेफिनेटली गेट अ पेनल्टी, मार्क्स डिडक्ट होंगे, बैंड स्कोर कम आएगा। क्लियर है? तो वहाँ पे ध्यान रखिए, अपनी राइटिंग स्पीड इतनी की करिए, इतने फोकस के साथ बैठिए कि आप कम से कम 250 to 300 for the academic students, but GT students have to write 350 and they can also go for 400 as well. Clear है? तो चलिए देखते हैं, ऐसे जब हमें लिखना है तो मेनली हम 4 पैराग्राफ्स ही बनाते हैं। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन। लेकिन ऐसे कोई कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होते कि आपको बॉडी पैराग्राफ्स 2 ही बनाने हैं। समटाइम्स वो क्वेश्चन की डिमांड होती है कि आप BP1, BP2 एंड BP3 भी बना सकते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो आगे मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी, जैसे जैसे हम क्लियर करेंगे ऐसे टाइप्स अपनी अलग अलग के साथ। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन परफॉर्म करनी होती है। वहां पे जो भी हमें ऐसे आता है, इंट्रोडक्शन हमारी जाती है 5 to 6 और 6 to 7 लाइंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, 5 to 6 अच्छे से आप लिख सकते हैं, कई बार 7 भी लाइंस हो जाती हैं। इंट्रोडक्शन में हम 3 स्टेप्स फंडा ये वाला फॉलो करते हैं। कौन सा? सबसे पहले हम देते हैं जनरल स्टेटमेंट। जब भी हमें कोई टॉपिक आता है तो जैसे मैं अपनी स्पीकिंग वीडियोस में बताती हूँ ना कि हमें सबसे पहले एक जनरल सी स्टेटमेंट देनी है, तो वही होती है जनरल स्टेटमेंट। जो टॉपिक आया, सपोज टॉपिक आपका आया एजुकेशन के ऊपर, टॉपिक आपका आया ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आपका टॉपिक आया, कंप्यूटर्स के ऊपर, तो आपको उस टॉपिक को, मेन टॉपिक को उठाना है और उसके ऊपर अपनी जनरल स्टेटमेंट बनानी है। क्लियर है? जनरल स्टेटमेंट बनाने के बाद हम करते हैं पैराफ्रेज। पैराफ्रेज होता है जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसी को हम हल्का सा अपनी वर्डिंग में लिख देते हैं। मीन्स जो एग्जामिनर ने पूछा है ऊपर अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें सेम वर्डिंग नहीं लिखनी। ठीक है, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना, उसको हल्का सा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज कीजिए एंड एज वेल अपनी वोकेबलरी भी चेंज कीजिए। तो उसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको लिखना, सेंस वही बननी चाहिए लेकिन हम अपनी वर्डिंग में लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। क्लियर? थर्ड इज विल गिव थीसिस। एंड में हम बताएंगे थीसिस। थीसिस में हम एग्जामिनर को डायरेक्ट क्लियर कर देते हैं कि हम BP1 एंड BP2 में क्या लिखने वाले हैं। थीसिस वही होता है, थीसिस स्टेटमेंट इज जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं अपना ओपिनियन। क्लियर है? हम ओपिनियन के साथ एग्जामिनर को क्लियर कर देंगे वहीं पे कि हम इनमें क्या बताएंगे। अग्री डिसअग्री का ऐसे है, थीसिस में ही मैं क्लियर कर दूंगी कि मैं अग्री डिसअग्री दोनों की बात करूंगी या अकेला अग्री की बात करूंगी या डिसअग्री की बात करूंगी। ठीक है, मैरिट्स आउटवे डिसमैरिट्स, मैरिट्स आउटवे डीमैरिट्स, वहीं पे क्लियर कर दूंगी। मैरिट्स ज्यादा है वो बताऊंगी या डीमैरिट्स है या मेरे अकॉर्डिंग दोनों है। क्लियर है?
तो दिस इज ओपिनियन, थीसिस में क्या क्या बताएंगे, अपना ओपिनियन। अब जब हम थीसिस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम अपना एक हिंट भी प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम उन्होंने पूछी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा दैट in this contemporary era or in this 21st era fewer and fewer people want to become teachers, है ना, बहुत कम लोग टीचर्स बनना चाहते हैं। what is why this problem, क्यों है ये प्रॉब्लम, और what are the way outs और solutions क्या है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमें बताना क्या है। एक में हमें अपनी प्रॉब्लम बतानी है, उसके कारण बताने हैं कि क्यों कम से कम लोग टीचर्स बनना चाहते हैं, एंड दूसरे में हमें क्या बनाना है, उसके सॉल्यूशंस, उसके वे आउट्स क्या है। क्लियर है, तो प्रॉब्लम्स 2 कम से कम मेरे पास होनी चाहिए, सॉल्यूशंस 2 मेरे पास कम से कम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम क्यों है, क्यों लोग बनना चाहते हैं आजकल, कम लोग क्यों टीचर बनना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, बर्डनसम है ना, बहुत हम वैसे ही सिंपल इनके आइडियाज देख रहे हैं, बहुत लोग इसको बर्डनसम समझते हैं। सेकंड कारण क्या हो सकता है, उनकी सैलरी कम है, यही हो सकता है ना, सैलरी उनको कम मिल रही है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, इन्हीं से इनको ना बना के हम और क्या बना सकते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरेस्टिंग मैथडोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, है ना, ताकि ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट वहां पे आ सके, या फिर सैलरी इंक्रीज करनी चाहिए। इसके बिना क्या कह सकते हैं, स्टूडेंट्स का कंडक्ट, उनका डीमेनर, उनका बिहेवियर वो इम्प्रूव करना चाहिए। बिकॉज आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े क्या हो रहे हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करते अपने टीचर्स की, ये भी कारण है। क्लियर है, तो मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि हिंट कैसे प्रोवाइड करना है। जैसे प्रॉब्लम में मैंने अपने ये 2 रीजंस बताए हैं, तो मैं एक को और एक सॉल्यूशन के रीजन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूंगी कि मैं ये बताने वाली हूँ। क्लियर है, और जो मेरा सेकंड वाला है, दोनों का एक एक रीजन, उसको मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगी अपने कंक्लूजन में। क्लियर है, तो ये तरीके से मैं आपको, जब हम अपने फुल फ्लेज ऐसे प्रिपेयर करेंगे तब बताऊंगी कैसे बताना है इनको, कैसे इंट्रोड्यूस करना है। अगर आप ये मैथडोलॉजी फॉलो करेंगे वहां पे, देन डेफिनेटली यू विल गेट 7 और 7+ इन योर राइटिंग मॉड्यूल। क्लियर, तो हमारा इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर टू नोट इज, जो पैराफ्रेजिंग होती है वो जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं वो उनको तो करनी ही करनी है। बिकॉज उनको क्या होता है, जो एकेडमिक स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने केपेबल नहीं होते कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स जिन्होंने पास किया होता है। ठीक है, तो उनके पास पहले ही एक तो प्रेशर होता है और ऊपर से इतने आइडियाज भी डेवलप नहीं होते, तो उनको तो पैराफ्रेजिंग करनी ही करनी है। लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वहां उस लेवल तक आके वो जनरल स्टेटमेंट के बाद थीसिस को ही इस तरीके से मोल्ड कर देते हैं कि वो पैराफ्रेजिंग भी कर देते हैं थीसिस में और अपना ओपिनियन हिंट्स के साथ भी बता देते हैं। क्लियर है, तो पैराफ्रेजिंग मैंडेटरी नहीं होती फॉर जीटी स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर, देन इज बॉडीज BP1 एंड BP2। बॉडी पैराग्राफ में हम बनाते हैं 14 to 50 लाइन्स, और ईदर यू कैन गो फॉर 17 लाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं जाना बिकॉज टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम भी नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, 40 मिनट्स में ही आपको इसको पूरे को परफॉर्म करना होता है। 20 गेट 1 hour कंप्लीट। 20 मिनट्स को हम हल्का सा लगा लेते हैं कि हम अपना लेटर और टास्क 1 जो अकेडमिक का है वो परफॉर्म करेंगे, और 40 मिनट्स इसके लिए होते हैं। वो आपको अपने आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि आपको कैसे कैसे परफॉर्म करना है टास्क 1 एंड टास्क 2। तो बॉडी पैराग्राफ में हम सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे, पहले जनरल लाइन से स्टार्ट कर देंगे। जनरल लाइन यहाँ पे क्या है कि हम बताते हैं कि हमारा फर्स्ट रीजन जो है, उससे पहले हल्की सी जनरल लाइन दे देते हैं कि हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना फर्स्ट रीजन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट रीजन, जैसे मेरा रीजन बर्डनसम था तो मैंने ये एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैं इसको अच्छे से इलैबोरेट करूंगी। ठीक है, इसको बताऊंगी, डिस्क्राइब करूंगी कि क्या रीजन है। ये नहीं कि आप यहाँ तक रीजन लिख के छोड़ दो, रीजन लिख के छोड़ दिया तो एग्जामिनर तो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि बच्चा कहने क्या वाला है। एग्जामिनर को तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा ना वहाँ पे। तो हमें क्या करना है वहाँ पे, तो जो एग्जामिनर है हमने इस तरीके से वहाँ पे अटेम्प्ट करना है, बॉडीज को ध्यान से अटेम्प्ट करना है कि हम ये सोचें कि एग्जामिनर को हमें सारा कुछ समझाना है। ऐसे सोच के नहीं छोड़ देना कि मैंने रीजन बता दिया बर्डनसम है टीचर्स के लिए, इसलिए वो नहीं बनना चाहते कि आगे एग्जामिनर खुद ब खुद समझ लेगा। नो,
अगर आप ये मिस्टेक वहाँ पे करके आएंगे तो आपका डेफिनेटली बैंड स्कोर डिडक्ट हो जाएगा। अच्छे से उसको आप इलैबोरेट करेंगे, उसके बाद आप एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के एंड में लिखा भी होता है प्रोवाइड सम रेलेवेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको एग्जाम्पल जरूर दे के आनी है। वैसे भी आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो वहाँ पे, कनेक्टर टू एग्जाम्पलीफाई फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बताया था ना कनेक्टर्स में वो लगा के, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आप एक डायरेक्ट एग्जाम्पल प्रोवाइड कर देंगे वहां पे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सेकेंड रीजन जब हम एक्सप्लेन करेंगे इसके साथ ही अटैच करके, तब हमें जनरल लाइन नहीं देनी, क्योंकि पैराग्राफ तो एक ही है ना, हम एक बार जनरल लाइन अपनी दे चुके हैं। इसकी एग्जाम्पल देने के बाद फिर हम अपना सेकेंड रीजन प्रोवाइड करेंगे, उसको अच्छे से एलैबोरेट करेंगे, लेकिन इसमें हम एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि हम अपने BP1 को खत्म करने वाले हैं, एंड रिजल्ट पे आ गए हैं, तो हम उसको सम अप कर देंगे। कौन से कनेक्टर लगा के, हैंस फोर्थ, हैंस दस, देयरफॉर, देयरअपॉन, ये लगा के आप उसको क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे, क्लियर है। तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स की मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगी, अलग से लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये तो हमारा हो गया BP1। इसी तरीके से हम परफॉर्म करेंगे BP2। BP2 में भी हम 14 to 15 और 16 to 17 लाइन्स में जाएंगे। ध्यान रखिएगा जितनी लेंथ आपकी BP1 की है उतनी ही BP2 की होनी चाहिए। ये नहीं BP1 तो आपने 1.5 शीट पे कर दिया और इसकी आपने सिर्फ 8-10 लाइन बनाई, नो। तो इसके भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। जितनी लाइन्स इसकी हैं उतनी इसकी है, हल्का सा 1-2 लाइन का डिफरेंस चल सकता है, क्लियर है। तो BP2 में भी हम जब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वैसे ही जनरल लाइन देंगे, देन अपना फर्स्ट रीजन बताएंगे, रीजन को अच्छे से इलाबोरेट करेंगे, देन एग्जाम्पल बताएंगे। इसमें मैंने बताया था डायरेक्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट एग्जाम्पल टू एग्जाम्पलीफाई फॉर इंस्टेंस करके देंगे, लेकिन इसमें ऐसे कनेक्टर लगा के नहीं देंगे, इसमें हम हिडन एग्जाम्पल देंगे। मीन्स एग्जाम्पल दे देंगे लेकिन कनेक्टर लगा के नहीं देंगे, क्लियर है। तो ये भी एक तरीका है, एक मैथोडोलॉजी है अच्छे मार्क्स अचीव करने की। वैसे ही उसके बाद हम रीजन 2 एक्सप्लेन करेंगे, इलैबोरेट करेंगे, एंड ऐसे ही सम अप करेंगे कनेक्टर्स लगा के, क्लियर। तो एंड में आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप 5 to 6 लाइंस देंगे, 4 to 5 लाइंस भी दे सकते हैं कंक्लूजन में, लेकिन कंक्लूजन में आप दोबारा से कोई भी स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज वो एक बार हमने प्रोवाइड कर दी इंट्रोडक्शन में। कंक्लूजन में हम मतलब अपना सारा ऐसे एंड अप करने वाले हैं, तो इसमें जस्ट पैराफ्रेज द स्टेटमेंट। जैसे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को पैराफ्रेज किया है डिफरेंट वर्डिंग के साथ, हम कंक्लूजन में भी एक बार उसको पैराफ्रेज कर देंगे। मीन्स यहाँ तक आते आते एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या थी, मेरा टॉपिक क्या था, मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड योर सेकेंड हिंट। सेकेंड हिंट क्लियर है। फर्स्ट 2 हिंट्स मैंने उसमें प्रोवाइड कर दिए। फर्स्ट इज प्रॉब्लम, फर्स्ट सोल्यूशन का, सेकेंड प्रॉब्लम का, सेकेंड सोल्यूशन का मैं अपना कंक्लूजन में प्रोवाइड कर दूंगा, क्लियर है। तो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉर essay राइटिंग, वेदर स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर एकेडमिक ट्रेनिंग और जनरल ट्रेनिंग, क्लियर है। आई होप आपको ये ऐसे फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, क्लियर है। तो इसके बाद जैसे जैसे हम आगे ऐसे की टाइप वाइज पूरा फुल फ्लेज ऐसे प्रोवाइड करूंगी मैं आपको, हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होता रहेगा। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टैंड, कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। फाइन, so for more updates stay tuned to my channel. Thank you.